औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की डिस्कशंस कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर के तक डिस्कस किया था। अगर आपको आज का लेक्चर्स ने आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप एक दफ़ा वो लाजमी लेक्चर देखें, तब आपको आपकी आज वाली बातें समझ आएंगी। जी बेटा जी, सेकंड टाइप आज हमारे पास है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जे डेम्स्टर ने 1918 में बेटा ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर दिया। It was designed only for those substances which are available in solid state। जी बच्चों, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर के मतलब हमने डिस्कस किया था कि उसमें हम उन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं जो गैस स्टेट में होते हैं, जबकि डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम उन सब्सटेंसेस को यूज करेंगे जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। उनका नंबर ऑफ आइसोटोप्स मालूम करने के लिए, उनकी रिलेटिव अबंडेंस मालूम करने के लिए हम बेटा जी वो सब्सटेंस यूज करते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अच्छा बेटा, ये जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ना, इसके 5 पार्ट्स होते हैं या 5 चैम्बर्स होते हैं। वेपराइजेशन चैम्बर, अपने लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हम इसमें वेपराइज करेंगे। फिर आयोनाइजेशन चैम्बर, हम आयोनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों हम उन्हें एक्सरलेट करेंगे, फिर हम उन्हें डिफ्लेक्ट करेंगे, इनकी सेपरेशन करेंगे मैस टू चार्ज रेशियो पर, और एंड पर हम उनकी कलेक्शंस कर लेंगे। अच्छा, जब हम एक और बात याद रखिएगा, जो हम डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर से बेटा मैस स्पेक्ट्रम लेते थे ना, तो उस मैस स्पेक्ट्रम में हम एक्स एक्सिस पर मैस टू चार्ज रेशियो ले लेते थे, हमारे पास मैस टू चार्ज रेशियो ले लेते थे, और वाई एक्सिस पर हम रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस ले लेते थे, रिलेटिव अबंडेंस लेते थे। अगर आपको याद हो, आप मास स्पेक्ट्रम देखें तो हमने मैस टू चार्ज रेशियो को एक्स एक्सिस पर लिया था और रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस आइसोटोप्स को हमने वाई एक्सिस पर लिया था। बेटा जो मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, उसमें मजीद आप थोड़ा सा एडिशन करते हैं। एक तो याद रखिएगा डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब ये 5 के 5 चैम्बर यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। इसके साथ 2 चैम्बर्स का आप इजाफा कर देते हैं, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर आप एडिशन कर लेते हैं। और साथ ही बेटा हमारे पास जो है ना, इसमें जब आप मास स्पेक्ट्रम देते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपकी बुक पर जो मास स्पेक्ट्रम बना हुआ है ना बेटा, उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो है वो एटॉमिक मैसेज शो किए गए हैं। वो बेसिकली मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर का मास स्पेक्ट्रम है। तो वहां पर अगर आप देखें ना 20, 21, 22 सिर्फ हमारे पास जो है एटॉमिक मैसेज दिए गए हैं, और रिलेटिव अबंडेंस जो होती है इसमें भी हम वाई एक्सिस पर शो करते हैं। जी बच्चों, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमारे सिलेबस में डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। जी बेटा, हम इसकी कैसे कंस्ट्रक्शंस करेंगे, वही 5 चैम्बर्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम सैंपल को इंजेक्ट करेंगे वो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड स्टेट में हमारे पास बेटा जी हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। जब हम इंजेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पहला चैम्बर है जिसमें हम उसे वेपराइज फॉर्म में लेके आएंगे, एक एक एटम्स की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं, एटम्स की फॉर्म में लेके आएंगे। ये देखें जी, आप देख सकते हैं ये वेपराइजेशन चैम्बर है। हम इन्हें अपना गिवन जो सॉलिड सब्सटेंस है बच्चों, हम उसे वेपराइज फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में लेके आएंगे, और यहाँ पर हम बहुत कम प्रेशर रखते हैं, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻70 टॉर। बट इस वक्त आप लोग 760 टॉर प्रेशर में बैठे हैं। हम यहाँ से बहुत कम प्रेशर -6 to -7 टॉर प्रेशर करते हैं, ताकि हमारे पास जो है प्रेशर जितना कम होगा उतना बेटा ये एटम्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट है जी फिर हम इन्हें आयोनाइजेशन चैम्बर में लेके आते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास टिंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ होता है। टिंगस्टन फिलामेंट से आपको पता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना बच्चों, तो हमारे पास ये जो गैसेस एटम्स हैं इनमें से हम पहले भी
फॉर्मेशन ऑफ आयंस पढ़ चुके हैं। तो इनमें से बेटा जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ये निकाल लेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ जाएंगे और ये सारे के सारे पॉजिटिव गैसेज हैं। ज़्यादातर इनमें से कुछ नेगेटिव आयंस भी बनेंगे, बहुत कम, और वो नेगेटिव आयंस इधर आ जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बाकी सारे के सारे ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव गैसेज आयंस बन जाएंगे। ये लें जी, पॉजिटिव गैसेज आयंस। इन पॉजिटिव गैसेज आयंस को बेटा आगे हमारे पास ये नेगेटिव प्लेट्स लगी हुई हैं। ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, ये एक्सरलेट करती हैं। एक तो ये नेगेटिव प्लेट्स एक्सरलेट करती हैं, सेकेंडली ये बेटा हमारे पास ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ये भी इनको रिपेल करेंगे। तो यहाँ से बारीक सी स्लिट है, बारीक सा सुराख है, जिसमें से एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव आयंस बेटा पास ऑन हो सकता है। तो यहाँ से पास ऑन होंगे, पॉजिटिव आयंस पास ऑन होंगे। वो पॉजिटिव आयंस हमारे पास बेटा जिनका मैस कम है, जो हल्के हैं, वो सबसे आगे रहेंगे। वो पॉजिटिव आयंस जिनका मैस थोड़ा सा भारी है, वो इससे पीछे रहेंगे। और बेटा वो पॉजिटिव आयंस जिनका मैस सबसे ज्यादा है, वो सबसे पीछे रह जाएंगे। तो अब किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको एटॉमिक मैस की बेस पर देखें। यहाँ मैस टू चार्ज रेशो मतलब सबका मैस तो बराबर है, हाँ सबका चार्ज तो बराबर है, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। हम उनका मैसेस डिफरेंट हैं तो उनके मैस टू चार्ज रेशो की बेस पर हम उन्हें अलहदा कर लेंगे। ये 3 चैम्बर हो गया जी। सबसे पहले वेपराइजेशन चैम्बर में हम उनको वेपराइज फॉर्म में लेके आए, गैसेस फॉर्म में लेके आए। दूसरे नंबर पर आयोनाइजेशन चैम्बर में हमने उनको आयोनाइज किया बच्चों। और तीसरे नंबर पर एक्सरलेशन चैम्बर में हमने उनको एक्सरलेट किया। यहाँ पर हमने मैस टू चार्ज रेशो की बेस पर उनको सेपरेट कर लिया। अब बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हमने लगाया है, तो बेटा ये क्या कर देगा, ये इनको सर्कुलेट कर देगा, घुमा देगा। ये लें जी, ये आपने एक रिलेशन याद रखना है, मैस टू चार्ज रेशो इज इक्वल टू होती है h स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर बेटा आप अगर देखें ना कि मैस और चार्ज में मैस टू चार्ज रेशो का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जितना मैस ज्यादा होगा ना, उनका रेडियस ज्यादा होगा। ये बेटा जी हमारे पास ये सबसे बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे, ये सबसे भारी एंगल पर हमारे पास। जितना हमारे पास रेडियस मैस कम होता जाएगा ना बेटा, हमारे पास उतनी डिफ्लेक्शन जो होगी वो कम होती जाएगी। ये ले, ये सबसे कम डिफ्लेक्ट करेंगे। जो लाइटर होंगे, मैस जिनका कम होगा, उनका रेडियस सबसे कम। रेडियस बेसिकली ये सर्कुलर पाथ है, घुमाता है सर्कुलर पाथ में। जितना मैस हमारे पास, चार्ज तो सबका बराबर है, जितना मैस ज्यादा होगा उतना रेडियस ज्यादा होगा। अच्छा, अगर हम ये जो H है ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, E जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर बेटा हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट रख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब जितना ज्यादा हम वोल्टेज देते जाएंगे, देखें ना, हम पोटेंशियल डिफरेंस 500 टू 2000 का दे रहे हैं, जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस देते जाएंगे उतना रेडियस ज्यादा होता जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर बच्चों हम जो है वो E को कांस्टेंट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट कर लें, तो रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इनवर्स रिलेशन है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना रेडियस कम होगा, उतने कम एंगल पर डिफ्लेक्शन होंगे। और ज्यादा का मतलब है डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई है, और कम का मतलब है मतलब डिफ्लेक्शन कम हुई है। तो ये लो बेटा जी, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड से आगे कलेक्टर आया है, इसके ऊपर आके ये स्ट्राइक करेंगे तो माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होगा, स्पार्क प्रोड्यूस्ड होगा। हम उनको कलेक्ट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। और फिर बच्चों हमारे पास उनके नंबर से, उनके जो है ना रिलेटिव नंबर से हमारे पास उनकी रिलेटिव अबंडेंस का पता चल जाता है। सेम टू सेम आप सारे का सारा ये एक्सपेरिमेंट कार्बन स्टैंडर्ड के साथ, कार्बन 12 के साथ भी रिपीट करेंगे। क्योंकि जिस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, इस तरह आइसोटोपिक मास भी रिलेटिव आइसोटोपिक मास होता है। इस तरीके से बेटा सारे का सारा ये हमारे पास डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है। लेकिन अगर ये मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर होता तो बच्चों इसके आगे एम्पलीफायर लगा हुआ होता,
जो करंट को फर्दर एम्पलीफाई कर देता, और एंड पर हमारे पास जो है सीपीयू में रिकॉर्डर लगा हुआ होता है, वहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आता है, जो मैस स्पेक्ट्रम आता है, उसमें एक्स एक्सिस पर हम एटॉमिक मैसेज लेते हैं और वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस आती है। तो ये था एक बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग 5 चैम्बर डेम्स्टर के। सबसे पहले आपने वेपराइज किया, फिर आपने आयोनाइज किया, तीसरे नंबर पर आपने उसे एक्सरलेट किया इलेक्ट्रिक वोल्टेज के डिफरेंस से और नेगेटिव प्लेट्स की मदद से। फोर्थ वन में आपने डिफ्लेक्शन किया, मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए, और लास्ट वन में हमारे पास हमने उसकी कलेक्शंस कर ली। जी बच्चों, हमारे पास ये रिलेशन, ये आपको ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एफएससी में भी और एमडी कैट में भी बेटा एमसीक्यूज बनते हैं। आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है कि क्या रोल है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या रोल है जनाब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेडियस के साथ, तो आपको ये आना चाहिए। लास्ट बात बच्चों, हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री के मतलब कि हम जो प्रोडक्ट टेबल में लिखते हैं ना, वो देखें नियान के तो 3 आइसोटोप्स हैं, नियान 1020 है, नियान 1021 है, नियान 1022 है। लेकिन बेटा हमारे पास जो नियान का प्रोडक्ट टेबल में देखें ना, तो 20.18 AMU ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है। ये कहाँ से आए? हमारे पास तो नियान के किसी भी आइसोटोप का मास 20.18 नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है कि नियान, कोई भी इंडिविजुअल नियान 20.18 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो 20 है, 21 है या 22 है। तो फिर हम क्यों नियान का आइसोटोपिक मास जो है ना, वो एटॉमिक मास जब प्रोडक्ट टेबल में लिखते हैं तो 20.18 है। बेटा दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास है। और आप पता है कैसे इसे ऑब्टेन करते हैं? आप इसे आइसोटोपिक मास और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप से हासिल करते हैं। आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। अगर आपको मैं कहता हूं कि नियान का ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे आया है, इधर देखें बेटा, नियान के 3 आइसोटोप्स हैं ना, 1020, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92% है। आपके पास 1021, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 0.257 मतलब 0.26% है। आपके पास 22, मतलब इसकी रिलेटिव अबंडेंस 8.82% है। तो ये देखें 2 चीजें आपके पास हैं। आपके पास आइसोटोपिक मैसेज भी हैं और इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी है। अब आप एवरेज एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। वो कैसे जी? आप आइसोटोपिक मास को इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करें। आइसोटोपिक मास को इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करें। आइसोटोपिक मास को इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करें। और तीनों को बेटा जी आप लोग, क्योंकि परसेंटेज का टोटल 100 होता है, हमारे पास इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास नियान का आइसोटोपिक मास जो है 20.18 AMU आएगा। ये जो मास होगा ये नियान का एवरेज एटॉमिक मास होगा हमारे पास, और इससे आप प्रोडक्ट टेबल में मेंशन करेंगे। आज के लेक्चर में हमने अपने पिछले लेक्चर्स का ही तसलसल है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रम, और फिर हमने टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रम, हमने ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर के मुतालिक पढ़ा था। आज हमारे पास सेकेंडली बेटा डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर था, जिसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी हमारे सिलेबस में है। और क्या डिफरेंस होता है, बाज़ औक़ात आपसे पेपर में ना क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर। बेटा आपने डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में ही फर्दर मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं, 2 चीज़ें एम्पलीफायर और रिकॉर्डर लगा देते हैं, तो ये मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर बन जाता है। और सेकेंडली इसका जो मास स्पेक्ट्रम लेते हैं उसमें आप एक्स एक्सिस पर जो है वो सिर्फ एटॉमिक मैसेज लेते हैं। डेम्स्टर में एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशो लेते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। फिर बेटा हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिस्कस की है, इसके डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के 5 चैम्बर्स की डिस्कशंस की है, और फिर मैंने एंड पर कहा कि ये सेम टू सेम आप सारे का सारा प्रोसीजर रिपीट करते हैं कार्बन के साथ एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर। फिर बच्चों हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि मास टू चार्ज रेशो से रेडियस का क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है, और लास्ट में हमने एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मासेस कैसे मालूम करते हैं। प्रोडक्ट टेबल में जो हम मेंशन करते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, वो आइसोटोपिक मास नहीं होता। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें क्लियर हुई होंगी।
बेटा आपने बहुत तवज्जो से सुनेंगे, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो एलिमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी भी कंपाउंड्स में एक नई बातें होंगी, नई चीज़ें होंगी, हम उनको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।